स्टूडेंट, मैं प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज से क्लास 10th का आपको पढ़ाऊंगा और जो है क्लास 10th का जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा मैं आपको। और उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में जान लेना चाहिए। जैसे कि वास्तव में पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि संख्याएँ क्या होती हैं। तो संख्याओं को जानने के लिए आइए देखते हैं संख्याएँ क्या होती हैं। जैसे संख्याएँ, नंबर्स वास्तव में जिनका उपयोग हम गणना अथवा गिनने के लिए करते हैं संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। वास्तव में इन्हीं को संख्याएँ कहते हैं। जैसे कि वास्तव में जनरल यूज जो हम करते हैं सामान्यतः कि हमें कुछ खरीदना हो, कहते हैं 1 पैकेट देना, 2 पैकेट ये दे देना, 1 किलो दे देना, 2 किलो दे देना। हालांकि वहाँ पर तो हम लोग आधा किलो यानी कि 500 ग्राम भी बोलते हैं। तो आधा किलो तो शब्द है वास्तव में, अगर उसे डिजिट में लिखना हो तो कुछ और लिखेंगे। तो कुछ पूर्णांक होते हैं, कुछ पूर्णांक नहीं होते हैं, उसके भी बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन वास्तव में जो गिनने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कुछ गिनना हो हमें, तो वही नंबर्स होते हैं। और वास्तव में उसके आगे जो है नंबर्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर, धनात्मक संख्याएं जिसे पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं जिसे नेगेटिव नंबर्स भी कहते हैं, पूर्णांक जो है जिसे इंटीजर्स कहते हैं, और सम संख्याएं जिसे इवन नंबर्स कहते हैं, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स कहते हैं, और अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में जो है जैसे प्राइम नंबर कहते हैं, परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर्स कहते हैं, अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तव में ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स इतने ही नहीं होते हैं, लेकिन इसके बारे में आप क्लास 9 में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर भी ये क्लास 10 का क्लास है, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे आप, बाकी हम क्लास 9 का वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या वास्तव में क्या होती हैं, एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये जो सभी संख्याएं होंगी ये धनात्मक भी होती हैं, और ये इन्हीं धनात्मक संख्याओं को ही वास्तव में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे कि नेचुरल नंबर में यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को शामिल कर दें तो वह संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और यदि हम उसी में 0 को शामिल कर दें, सिर्फ 0 को अगर हम शामिल कर दें, तो ये जो संख्याएं हैं सभी अनंत तक, 0 सहित अनंत तक जो संख्याएं हैं ये धनात्मक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ 0 को ऐड कर देने से वो संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और उसके आगे है धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर। तो वास्तव में पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या जानने से पहले हमें संख्या रेखा पता हो तो और ज़्यादा अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। और संख्या रेखा के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। तो संख्या रेखा अगर आप लोग नहीं जानते तो थोड़ा सा बता देते हैं कि संख्या रेखा जो होता है वो वास्तविक संख्याएं जिस पर स्थित हो, वास्तविक संख्याएं जिस पर स्थित हो और क्रमानुसार स्थित हो। यानी कि क्रम से यदि वास्तविक संख्या किसी रेखा पर स्थित हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और फिर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि संख्या रेखा का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु पर 0 स्थित होता है। तो ये है संख्या रेखा। और वास्तव में संख्या रेखा पर जो दो संख्याएं कोई भी हो उनके मध्य वास्तव में अनंत संख्याएं होती हैं। तो संख्या रेखा का मध्य बिंदु 0 होता है, ये भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो धनात्मक संख्याएं जो होती है वो संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी ओर स्थित सभी संख्याएं, संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी ओर स्थित सभी संख्याएं जो होती है वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। और फिर ऋणात्मक संख्याएं जो है वो भी संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर स्थित जो संख्याएं होती है वो ऋणात्मक संख्याएं होती है। 0 को ना तो धनात्मक कहा जाता है और ना तो ऋणात्मक कहा जाता है।
इसके साथ चिन्ह का उपयोग हम नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो है फिर पूर्णांक। अब पूर्णांक जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी ओर और संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो 0 के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं हैं, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 ये पूर्णांक है, और फिर -1 -2 -3 -4 ये पूर्णांक के रूप में लिखे गए हैं। तो वास्तव में इन दोनों के मध्य की संख्या को छोड़कर केवल पूर्णांकों को अगर रखा जाए या माना जाए तो संख्या रेखा पर 0 के इधर यानी कि धनात्मक संख्याओं का, यानी कि धनात्मक पूर्णांकों का समूह और ऋणात्मक संख्याओं का समूह, और उसी समूह में 0 को शामिल कर धनात्मक पूर्णांकों का और ऋणात्मक पूर्णांकों का और 0 का संग्रह कर ले, यदि हम इकट्ठा कर ले तो ये सभी संख्याएं जो है मिलाकर, ये सभी संख्याएं जो है वो पूर्णांक कहलाते हैं। ये पूर्णांक होते हैं, यानी कि 0 सहित सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का संग्रह जो होता है वो पूर्णांक कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वास्तव में होती है जो 2 से डिवाइड हो, यानी कि 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं जो है, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं जो है वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वास्तव में 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं 2, 4, फिर 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, एंड सो ऑन। और एक चीज है कि इसी में 0 भी शामिल होता है, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि 0 न सम है न विषम है, लेकिन वास्तव में यह भी एक सम संख्या है, क्योंकि हर विषम संख्या के पहले सम संख्या आता है। तो 0 के बाद 1 है, और फिर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो वास्तव में हम लोग देख पा रहे हैं कि हर सम संख्या या हर विषम संख्या के पहले सम संख्या आ रहा है। तो 3 के पहले 2 आ रहा है, फिर 2 के पहले 0 आ रहा है, इसके पहले -1 आ रहा है, फिर इसके पहले -2 आ रहा है। तो हर एक विषम संख्या के पहले सम संख्या आता है, इसीलिए 0 को भी सम संख्या में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा सम संख्या। उसके बाद जो है अब विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 2 से डिवाइड ना होने वाली संख्याएं जो है वो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती है। इसके पहले सम संख्या है कि 0 सहित 2 4 6 8 10 यानी कि 2 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद है अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं को जानने के लिए हम लोग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं एक ना अभाज्य है और ना भाज्य है, तो वो यही सही है। और उसके बाद जो अभाज्य संख्या की कैटेगरी में अगर हम कुछ रखना चाहते हैं संख्याओं को, तो वो हम रख सकते हैं 3 5 7 11, यानी कि वह सभी संख्याएं जो किसी अन्य संख्याओं से डिवाइड ना होती हो, या तो वो स्वयं से डिवाइड होती हो और या तो वो 1 से ही डिवाइड होती हो, अन्यथा और किसी अंक से यदि वो डिवाइड नहीं होती है, यानी कि 1 और स्वयं को छोड़कर अगर वो किसी से डिवाइड नहीं होती है, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याएं जो होंगी वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक को अभाज्य संख्या में नहीं रखा जाता है, क्योंकि अभाज्य संख्या का एक और परिभाषा होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड, या तो वह संख्या और या तो 1 हो, वह संख्या और 1 यानी कि कम से कम 2 गुणनखंड हो, फिक्स रूप से सिर्फ 2 गुणनखंड ही हो वह संख्या और 1, तभी वह अभाज्य संख्या होता है। जैसे मान लिया 2, तो 2 का गुणनखंड अगर कर रहे हैं तो 2 गुणे 1 वह संख्या और 1। फिर मान लिया 3 है तो 3 गुणे 1 इसका गुणनखंड होगा, तो इसमें भी वह संख्या और 1 ही है और कोई नहीं है, लेकिन 2 गुणनखंड होना चाहिए। ये अनिवार्य है कि उसका 2 गुणनखंड हो, वह और स्वयं। तो अगर हम 1 को देखते हैं तो 1 गुणे 1 लिखा तो जा सकता है, लेकिन वास्तव में इसका वही गुणनखंड लिखा हुआ है 1 और 1, इसीलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है।
उसके बाद जो है अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे आगे हम। संख्याएं, तो परिमेय संख्या जो होती है ऐसी संख्याएं जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। p बटे q या अंश बटे हर। अब ये थोड़ा इंग्लिश डिजिट में है, थोड़ा हिंदी में है, डिजिट नहीं शब्द में। तो ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में लिखा हुआ है p बटे q और अंश बटे हर। p बटे q ऐसी संख्या है जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसका हर 0 ना हो। जैसे मान लिया 2 एक संख्या है और उसका बटे 0 नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती है। और सब लोग जानते हो कि ऐसी संख्याएं इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत कहलाती है। इसके अनंत वैल्यूज आ सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए 2 बटे 0 लिखा है तो किसी भी संख्या में 0 से तो गुणा कर नहीं सकते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर दिए, 0 से 0 कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और भी चाहे तो बहुत सी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ अभी समझना नहीं है, हमें सिर्फ अभी जानना है तो सिर्फ परिमेय संख्या के बारे में। तो ऐसी संख्याएं जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का वैल्यू 0 ना हो। और इसके भी अलावा हम लोग क्लास 9th में और भी इसके बारे में डिटेल में जान लिए थे, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो क्लास 9th वाले वीडियो में देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। तो वास्तव में जैसे परिमेय संख्या होती है कि उनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, और ऐसे ही अपरिमेय संख्याओं के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जिसे ऐसी संख्या है जिसको p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके। परिमेय संख्या के लिए क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 2 को 2 बटे 1 हम लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। तो p बटे q के रूप में 2 को लिख लिए 2 बटे 1, जहाँ 1 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 1 0 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ है कि यह एक परिमेय संख्या जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे अपरिमेय संख्या के बारे में क्या है कि ऐसी संख्याएं जिसको p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, और यहाँ भी q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये सिर्फ इसीलिए है कि अनंत ना हो जाए उसका मान। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 8 और अपार में 0 हो गया, इसका वैल्यू अनंत हो जाता है। तो अगर q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो चाहे परिमेय संख्या के लिए और चाहे अपरिमेय संख्या के लिए q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बस और कुछ नहीं। अब आगे है वास्तविक संख्या। अब वास्तव में वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स, ये है क्लास 10th के, हमारे क्लास 10th के सिलेबस में ये है, और हमें इसको अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में। और इसमें भी कुछ खास जानना नहीं है। वास्तव में जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इसी वक्त जान लेना चाहिए कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, पूर्णांक है, सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये जो सभी संख्याएं हैं ये सभी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। चाहे कोई भी संख्या हो, यह एक वास्तविक संख्या ही होगा। और कोई जो अलग से मान लो कोई जैसे मान लो 2 है, √2 है, तो स्क्वायर रूट 2 है, ये भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है कि ये अपरिमेय संख्या है। और यह एक अपरिमेय संख्या क्यों है, इसको हमें इसमें जानना है। आगे जैसे बढ़ेंगे तुरंत सामने आएगा तभी सीखेंगे अभी। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जो है हमें पता है कि कोई भी डिजिट लिख दें, जैसे 1 बटे 2, 2 बटे 7, या माइनस में, या 1 बटे 8/5, कुछ भी लिख दें, नेगेटिव पॉजिटिव चाहे जैसे लिखा हो, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के कैटेगरी में ही आती हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा संख्याओं के बारे में, तो संख्याओं के बारे में हम लोग जान चुके हैं, और वास्तविक संख्याएं क्या होती है हमें भी जान चुके हैं। वास्तविक संख्याओं के नाम से हम लोगों का चैप्टर ही है। अब इसके बारे में यानी कि इसमें और क्या है जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि क्या है। तो इसमें जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
ये दो चीज़ हमें पढ़ना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमें पहले ही पता होना चाहिए कि प्रमेयिका जो है वो किसी प्रमेय से बना है, और उसको चरणबद्ध अगर हम अप्लाई करेंगे तो वही एल्गोरिथम कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यूक्लिड ने बताया कि दो संख्या, वैसे तो हम लोग जानते हैं कक्षा 5 या 6 से ही हम लोग पढ़ते हुए आए होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं। तो वही एडिंग दिया हुआ है, इसमें ऐड कर दिया गया है एनसीईआरटी क्लास 10th में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है और उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यूक्लिड ने जो कहा, उन्होंने कहा कि कोई दो धनात्मक संख्याएं हों, अगर कोई दो धनात्मक संख्या हो और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो दो और अद्वितीय संख्याएं हमें अवश्य प्राप्त होती हैं, चाहे वो शेषफल जो मिलता है हमें वो चाहे शून्य ही क्यों ना हो। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि हमें दो और मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर 4 संख्याओं के बारे में उन्होंने बताया है इसमें, जिसमें एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है, और एक भागफल होता है, और एक शेषफल होता है। सिर्फ इसी के बारे में इसमें बताया गया है। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ शब्दों को समझ लेना है और जान लेना है, और कहना कैसे है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा या पूछता भी है कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका लिखिए और उसको समझाइए। तो उसको समझाने के लिए कैसे क्या करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड ने कहा है कि किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं, जैसे कोई दो धनात्मक संख्या हम ले सकते हैं, हम इसमें a और b लेकर चल रहे हैं, यानी कि कोई दो धनात्मक संख्या a और b हो तो इसके लिए दो और अद्वितीय संख्याएं अवश्य होती हैं, जरूर होती हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ पर दो अद्वितीय संख्याएं जो लिए हुए हैं वो q और r लिए हुए हैं, तो ये अवश्य होता है, और जो एक निश्चित संबंध द्वारा सत्यापित होता है, सत्य होता है, तो वो संबंध जो है a = b × q + r द्वारा सत्यापित होती है। ये थ्योरम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, सिर्फ इतना है, a = b × q + r, जहाँ दो प्रारंभिक संख्याएं a और b हैं और q और r दो अद्वितीय संख्याएं आ जाती हैं। ये कब होता है, कैसे होता है, अभी हम लोग और आगे जान लेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसके द्वारा सत्यापित होती है। तो संबंध जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये जो रिलेशन मिलता है a = b × q + r, यही यूक्लिड की जो है विभाजन प्रमेयिका है। और यहाँ पर a और b, यानी कि जो दो प्रारंभिक संख्याएं थी a और b, उसमें क्या रिलेशन होता है कि a हमेशा बड़ा होता है b से, यानी कि यहाँ a और यहाँ b लिखा हुआ है, और a = b × कुछ प्लस कुछ लिखा हुआ है, तो वास्तव में a बड़ा होगा, श्योर है। तो यहाँ पर क्या होता है, a बड़ा होगा b से। और क्या होता है, r ग्रेटर देन r इक्वल देन, यानी कि इसको समझना चाहिए कि r जो है ग्रेटर देन 0, अलग अलग कर रहे हैं हम, तो r ग्रेटर देन 0, यानी कि r का वैल्यू जो है वह हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, वो ये कहता है। फिर r इज ग्रेटर देन 0 और फिर नीचे लिखा हुआ है इक्वल देन 0, इसका मतलब है यानी कि दोनों को अलग कर दें तो r इज ग्रेटर देन 0 और r इज इक्वल टू 0, यानी कि r का क्या क्या वैल्यू संभव है, यानी कि r का वैल्यू 0 से बड़ा भी हो सकता है और r का वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 0 और 0 से अधिक ये हो सकता है r का वैल्यू, यानी कि 0 और 0 से अधिक r का वैल्यू होगा तो क्या क्या हो सकता है, यानी कि जो पूर्ण संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड so on, ये सभी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वास्तव में r का वैल्यू वही हो सकता है यहाँ, मतलब 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 से कम, जैसे ऋणात्मक संख्याएं कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ जो r लिखा हुआ है इसका वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव यानी कि माइनस में नहीं आ सकता है, श्योर है। उसके बाद दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहें तो यहाँ पर हम इसी को दूसरे शब्दों में लिखते हैं, जो लिखा हुआ कि कोई दो संख्या, मतलब किन्हीं दो संख्याओं जिसको यानी कि उन दो संख्याओं को हम मान क्या रहे हैं, एक को भाज्य मान रहे हैं और दूसरे को भाजक मान रहे हैं। तो इन दो संख्याओं के लिए क्या होता है,
दो और अद्वितीय संख्याएं होती हैं। तो जो दो और अद्वितीय संख्याएं होती हैं वास्तव में वो दो अद्वितीय संख्याएं भागफल और शेषफल होती है। यानी कि फिर से सुन लेते हैं एक बार कि जब हम कोई दो संख्या जो लेने के लिए कहा जाता है यूक्लिड के अनुसार, जब हम उसको भाज्य और भाजक मान लेते हैं तो जो दो और अद्वितीय संख्याएं प्राप्त होती है वह भागफल और शेषफल हो, है ना। भागफल और शेषफल ही वास्तव में होती है। यानी कि अगर ए और बी दो संख्याएं ली गई थी तो क्यू और आर क्या होगा, भागफल और शेषफल। यानी कि यहाँ पर आर क्या है, शेषफल है, और ये क्या है, भागफल है। इसका मतलब ए क्या है, ए जो है भाज्य है, ए क्या है, भाज्य होगा, बी क्या होगा, भाजक होगा, और क्यू क्या होगा, भागफल होगा, और आर जो होगा वो शेषफल होगा। यानी कि यूक्लिड ने अपने शब्दों में बताया है इसी बात को, और वो हम दूसरे शब्दों में जानते हैं जो हम लोग बहुत पहले से जानते हुए चले आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बस यही है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का मुद्दा। अभी भी पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और उसके आगे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हमें पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही बना है। यानी कि उस थ्योरम में जो हम लोग पढ़े थे a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर हम लोगों ने पढ़ा था। आर क्या था, शेषफल था, a क्या था, भाज्य था, b था भाजक, और q था भागफल। तो वास्तव में हम लोग उसमें ये पढ़ लिए थे थ्योरम में, और अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही बना हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ही हम किन्हीं दो संख्याओं के HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालते हैं। वास्तव में शब्द बहुत जरूरी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लागू करते हैं, तब हमें जाकर मिलता है कि इन्हीं दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जिसको यहाँ हम HCF लिखे हुए हैं। तो HCF निकालने के लिए वास्तव में किन्हीं दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही प्रयोग करते हैं। फिर से देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है वास्तव में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, उसी प्रमेयिका की सहायता से हमें दो संख्याओं का मासापा महत्तम समापवर्तक या HCF निकालने की जो चरणबद्ध प्रक्रिया है। जैसे मान लिया हम भाग देते हैं तो एक बार भाग देते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर दूसरी बार जो शेष बचता है फिर उसमें भाग देते हैं, फिर माइनस करते हैं, तो ये चरणबद्ध होता है। तो उसी चरणबद्ध तरीके से अप्लाई की गई प्रक्रिया जो होता है वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से किन्हीं दो संख्याओं के HCF निकालने की चरणबद्ध प्रक्रिया को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। और इस प्रक्रिया को वास्तव में तब तक किया जाता है जब तक कि शेषफल जो R होता था, शेषफल शून्य ना हो जाए। लिखा हुआ है आपको कि इस प्रक्रिया का को तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल R का वैल्यू जो होता था, R का वैल्यू कहाँ होता था, A = B × Q + R। इसमें जो R होता है ये शेषफल होता है। ये जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम वह चरणबद्ध प्रक्रिया लागू करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे मान लिया क्वेश्चन है 42 और 9 के HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालिए या ज्ञात कीजिए। वास्तव में मासापा, दो संख्याओं का मासापा कई मेथड से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे गुणनखंड, बहुत आसान है, गुणनखंड कर दो जो मिले वही हो गया मासापा। भागविधि से हम लोग निकाल सकते हैं HCF, लेकिन ये नया थोड़ा सा दिया गया है इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्लास 10th में बोर्ड पेपर में ऐसे लिख कर आएगा कि दो संख्याओं का मासापा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकालिए। तब वास्तव में हमें जैसे हम करने जा रहे हैं ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी वहाँ पर नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग बहुत पहले जानते हैं गुणनखंड करके मासापा निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है भागविधि से मासापा निकाल लेते हैं। वास्तव में इसको भी हम बताएंगे, लेकिन अभी सिस्टम के बाद बताएंगे। फिर भी हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखे हुए हैं
कि 42 और 9 के HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें, यानी कि 42 और 9। अब मान लिया क्वेश्चन लिखा हुआ 42 और 9, तो सबसे पहले ये जानो कि बड़ा कौन है दोनों में, और ये डिसाइड करो कि वास्तव में ये जो है 42 और 9 और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में संबंध कैसे बनाएंगे, क्या होगा। तो वास्तव में वहां पर A = B × Q + R। R क्या होता है, शेषफल जो हमें मिलेगा अभी वो इसमें नहीं दिया हुआ है। Q ये भी नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ भाज्य और भाजक दिया हुआ है, यानी कि जो संख्या बड़ा होगा दी गई संख्याओं में जो संख्या बड़ा होगा वह होगा भाज्य, यानी कि A का वैल्यू होगा वो, और जो कम होगा वह होगा भाजक। और जब भाग देंगे भाजक से तब हमें मिलेगा भागफल और मिलेगा शेषफल। और इसको करने के लिए हम लोग डायरेक्टली इस तरह से अप्लाई करेंगे, भाग नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी हो जिसका मास आपका निकालना हो, तो जो संख्या बड़ा हो उसको सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि 42 = छोटी संख्या इसमें क्या है 9, तो 9। अब अभी हम लोग पढ़े थे, एक बार हमने कहा था कि A = B × कुछ और प्लस कुछ लिख सकते हैं। जो दो अद्वितीय संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम कह रहे हैं यहाँ कुछ लिख सकते हैं। तो वास्तव में हमें जो दो ज्ञात संख्या है इसमें वो है A और B, और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ये, यानी कि Q, और ये मतलब R मिलेगा। तो कैसे मिलेगा देखते हैं। तो जब हम लोग दो संख्याओं का मास आपका निकालते हैं, HCF निकालते हैं, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद छोटी संख्या इनटू कुछ और प्लस कुछ। अब डिसाइड हमें करना है कि यहाँ क्या रहेगा, ये अपनी मर्जी से, यानी कि हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना चाहिए, इतनी बार पढ़ना चाहिए कि 42 से ज़्यादा ना हो। तो वास्तव में 9 × 4 = 36 हो जाएगा, 36 और कितना जोड़ दे कि 42 हो जाएगा, तो 9 × 4 = 36। और मान लिया और आगे पढ़ेंगे 9 × 5 = 45, तो 45 ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ हम 5 लिख दें तो ये हो जाएगा 45। अब 45 42 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 5 बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, तब यहाँ क्या रखेंगे 4, तो 9 × 4 हो जाएगा 36, 9 × 4 = 36 हो जाएगा, और यहाँ 42, यानी कि अभी ये कम है, यानी कि ये 36 है। अब बताओ इसमें कितना जोड़ दें कि 42 हो जाए, तो 6 जोड़ देंगे 42 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 9 × 4 = 36 और प्लस 6 = 42 बराबर है दोनों। वास्तव में यह संबंध सत्यापित हो रहा है। वहाँ पर थ्योरम में यही बताया गया है कि दो संख्याओं के लिए दो अद्वितीय संख्याएं होती हैं जो संबंध A = B × Q + R को सत्यापित करती हैं, यही उसमें बताया गया था। तो वास्तव में यहाँ सत्यापित हो रहा है। 42 = 9 × 4 + 6, यानी कि 9 × 4 = 36 और प्लस 6 = 42 बराबर हो गया। उसके बाद अब क्या शेषफल शून्य आया, नहीं आया। इसमें लिखा गया है इस प्रक्रिया को तब तक, यानी कि HCF निकालने के लिए इस प्रक्रिया को तब तक करते हैं जब तक शेषफल यही तो है R, यही तो रहता था, का मान शून्य नहीं हो जाता। तो अभी शून्य तो हुआ नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब जो जैसे भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया, तो जो भाजक था जो, अब उसको यहाँ लिखेंगे 9, और यहाँ पर याद रखना शेषफल को लिखना तुरंत। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, शेषफल लिखा जाएगा तुरंत, यानी कि जो अब की बार भी बनेगा वो शेषफल हो जाएगा, यानी कि 9 लिखेंगे यहाँ और 6 लिखेंगे यहाँ, गुणे कुछ और प्लस कुछ। अब हमें डिसाइड करना चाहिए, एक बात ये पहले जान लेना चाहिए, बहुत आराम से सोच लेना है, समझ लेना है कि पहली लाइन तो बड़ी आसानी समझ में आ गया कि हाँ 42 = 9 इंटू कुछ प्लस कुछ, ये लिखना है, और कुछ क्या वो आ जाएगा क्योंकि उसमें गुणा करना है, ज़्यादा ना हो वो हो जाएगा, और क्या जोड़ना है वो हो जाएगा। उसके आगे जब हमें बढ़ना है तब क्या करेंगे, ये ज़्यादा जरूरी है। तो जो लोग भाग विधि से निकालना जानते हैं वो तो लिख सकते हैं, उसमें जाकर पहले निकाल लेंगे, उसके बाद देख देख कर लिख लेंगे। लेकिन उसके अलावा हमें जब इस मेथड से करना है तो हम उतनी दूर जाकर क्या करेंगे, तो उससे अच्छा है हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जो अब यहाँ आया है वो अब यहाँ लिखा जाए, उसके बाद अब शेषफल यहाँ लिख लिया जाए, तो हमें फिर से दो संख्याएं मिल गई, यानी कि जो भाजक था यहाँ लिख दो, जो शेषफल था यहाँ लिख दो, गुणे कुछ और प्लस कुछ, फिर से वही स्टेप आ जाएगा, यानी कि फिर से अगर दो संख्याएं मिल जाए। पहले तो 42 था, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले 42 और = 9 गुणे 4 और प्लस 6 लिख दें, क्योंकि 9 × 4 = 36 प्लस 6, यानी कि ये दोनों पता था, ये दोनों आ गया। अब यहाँ क्या लिखें, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना। अब यहाँ क्या लिखोगे, वास्तव में जो यहाँ रहता है वही यहाँ लिख देना चाहिए,
यानी कि यही क्या होता है, भाजक होता है। तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद दूसरी संख्या क्या बनेगा, वो जो यहाँ रहता है यानी कि शेषफल, तो वो लिख देंगे यहाँ। अब फिर से गुणे कुछ और प्लस कुछ। तो वास्तव में 6 का पहाड़ा इतनी बार हमें पढ़ना चाहिए कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो 6 कम 6 और 6 गुना 12, 2 बार लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 और ये 9 माना नहीं जाएगा, ये गलत है। इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा, 1। तो एक संख्या यहाँ मिल गया कि 6 एकम 6, और कितना जोड़ दें कि यहाँ पर पूरा 9 हो जाए, यानी कि 6 एकम 6, तो यहाँ 3 जोड़ेंगे तो ये पक्ष इस पक्ष की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अब 9 यानी कि 9 = 6 × 1 + 3 हो जाएगा। फिर अब आगे प्रक्रिया करते हैं, तो फिर से वही करेंगे कि फिर 2 संख्या हमें मिल रहा है तो क्या मिलेगा, तो फिर से जो भाजक था वो यहाँ लिखेंगे और फिर शेषफल जो है यहाँ लिखेंगे। अब गुणे कुछ प्लस कुछ ये चीज करेंगे। अब देखो क्या होगा, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 6 से ज़्यादा ना हो, तो 3 × 6 बराबर हो गया। और अब इसमें कुछ जोड़ना तो है नहीं क्योंकि 6 और 6 बराबर हो गया, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, तब 0 आ जाएगा। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से इन्हीं 2 संख्याओं के HCF निकालने की चरणबद्ध प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और ये चरणबद्ध प्रक्रिया यहाँ पर लागू किया गया है, और ये प्रक्रिया तब तक लागू किया गया है जब तक कि शेषफल r का वैल्यू 0 नहीं हो गया। तो इस क्वेश्चन में 42 और 9 के HCF निकालने के लिए जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग देख रहे हैं शेषफल पहले 6 आया, फिर 3 आया, फिर 0 आ गया। जब 0 आ गया तो एक चीज और है कि अब HCF क्या होगा, तो हम लिखते रहे HCF क्या होगा, ये होगा कि ये होगा। मान लिया किसी सवाल में बदल जाए, ये इधर हो जाए तो क्या होगा, तो याद रखना कि जब शेषफल 0 आ गया तो इसके पहले क्या आया था शेषफल, वही उसका मासापा हो जाता है, या जो भाजक था वह उसका मासापा हो जाता है, या जो इसके पहले शेषफल था वही इसका मासापा हो जाता है। के लिए बस इतना ही है। अब ये जो आज पढ़ाया गया है इसका अच्छे से नोट बना लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब इसके आगे अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। और थैंक यू।